तो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम सीटेट पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं हैं। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, बताइएगा। सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। दोस्तों बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या है। बच्चों की गलतियाँ एवं भ्रांत धारणाएं हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को कोरी पटिया या खाली स्लेट के रूप में देखा जाता है, जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। यह इसका राइट आंसर है तीसरा। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। एक मूक दर्शन होना तथा बच्चे को जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। कक्षा में छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। यह सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। बताइएगा दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा था, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है। बताइएगा दोस्तों। अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं या उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। यह इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। दोस्तों बताइएगा कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, विकास एवं अधिगम अंत संबंधित और अंत निर्भर होते हैं। यह इसका राइट आंसर है, जो कि विकास एवं अधिगम के बीच एक सही संबंध है। अगला प्रश्न देखेंगे। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, जिनका अर्थ होता है अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके, इनको क्या कहा जाता है। बताइएगा दोस्तों। विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को स्कीमा कहा जाता है। तीसरा इसका राइट आंसर है, जो कि सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। बुद्धि, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, साम्य धारण या संरक्षण। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो दोस्तों बताइएगा कि कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। दोस्तों इसका राइट आंसर है साम्य धारण। साम्य धारण संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। यह इसका राइट आंसर है, साम्य धारण। आगे देखेंगे। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, या लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, या रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना
जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर बताइएगा आठवें का राइट आंसर है दोस्तों पहला, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों को सामना करने के लिए। यह इसका राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है इसका? लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कॉलवर के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन है अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध है। तो दोस्तों बताइएगा, कॉलबर के नैतिक तर्क की अवस्था को बताइएगा। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास या सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। बताइएगा दोस्तों, कौन सा अभिविन्यास है इसमें से कॉलबर के नैतिक तर्क की अवस्था के अनुसार? दोस्तों यहाँ पर वर्णन यह था कि अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध है। यह किस अभिविन्यास पर निर्धारित करता है? बताइएगा इसका राइट आंसर। 9वें का राइट आंसर है दोस्तों पहला, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? बताइएगा दोस्तों याद रखिएगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है। कब से कब तक की होती है? 7 से 11 वर्ष तक की होती है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता या परकल्पित निगमनात्मक तर्क। दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, सुरक्षित रखने की योग्यता, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। आगे देखेंगे। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? बताइएगा। सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा। 11वें का राइट आंसर बताइएगा। 11वें का दोस्तों राइट आंसर है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। यहाँ पर आपसे पूछा गया था दोस्तों, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? बताइएगा दोस्तों, कौन से कारक बच्चे के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? मीडिया, विद्यालय, परिवार या पास पड़ोस। इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों मीडिया, विद्यालय, परिवार और पास पड़ोस, ये सभी कारक बच्चे के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण अदा करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, यानी पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। 13वां प्रश्न देखेंगे। दोस्तों हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं हैं दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्रायों को उचित करके उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है नैदानिक। नैदानिक के द्वारा एक व्यक्ति की बुद्धि को
वर्गीकृत किया जा सकता है इन विशेषताओं के आधार पर। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर क्या है? बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना, या कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, या समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, या बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। 14वें का राइट आंसर क्या है? दोस्तों, 14वें का राइट आंसर है चौथा। दूसरा, तीसरा और चौथा यानी कक्षा में, यानी समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, और बच्चों की क्षमताओं, संभावना, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है और कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है दूसरा, तीसरा और चौथा, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे 15वां। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? दोस्तों, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? 15वें का राइट आंसर बताइएगा। 15वें का राइट आंसर बताइएगा। 15वें का राइट आंसर है चौथा। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रियाएं करते हैं, और इसका सही विवेचन क्या है? यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, जो कि राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? इसका राइट आंसर बताइएगा। बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, पाठ्यपुस्तक केंद्रीय अधिगम, या प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, या मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। तीसरा इसका राइट आंसर है। दोस्तों, आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर है तीसरा, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? 17वें का राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों, 17वें का राइट आंसर है वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उसकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, यह इसका राइट आंसर है 17वें का। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, या विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, या विकास समय के साथ साथ दोस्तों विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। क्या घटित होता है? विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? 18वें का। दोस्तों, 18वें का राइट आंसर है पहला, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। आपसे यहाँ पर पूछा था कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों, विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, जो कि विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी ऑप्शन विकास के सिद्धांत हैं। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, यह भी सिद्धांत है। यह सिद्धांत है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, यह तीनों
विकास के सिद्धांत हैं, जबकि यह विकास का सिद्धांत नहीं है और यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश, मानकीकृत परीक्षण या प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर बताइएगा। 19वें का राइट आंसर है दोस्तों विशिष्ट शिक्षा योजना। विशिष्ट शिक्षा योजना समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 20वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा सही है? अवधारणात्मक कमी अधिगमकर्ता जो कि उच्च अवप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं, इससे संबंधित है। या श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं पाते हैं। कौन? श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं पाते हैं। या पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी। या सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे। तो दोस्तों बताइएगा 20वें का राइट आंसर क्या है? 20वें का राइट आंसर है तीसरा, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी। यह इसका राइट आंसर है। और आपसे यही पूछा गया था कि कौन सा युग्म अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही है, तो जो कि यह ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी। यह प्रश्न, यह ऑप्शन सही है। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? 21वें का राइट आंसर बताइएगा। 21वें का राइट आंसर क्या है दोस्तों? 21वें का राइट आंसर है चौथा, सृजनात्मक बच्चों की। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा था कि एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है, जो कि सृजनात्मक बच्चों की प्राथमिक विशेषता है। अगला देखेंगे, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? 22वें का राइट आंसर है दोस्तों दूसरा, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। यह इसका राइट आंसर है। 23वां देखेंगे, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? 23वें का, प्रयोग नहीं करना चाहिए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, या सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, या कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में पठित नहीं होता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? 24वें का राइट आंसर बताइएगा। 24वें का राइट आंसर है तीसरा, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। यह इसका राइट आंसर है। आपसे यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में पठित नहीं होता है, तो दोस्तों दोहराना एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना यह सरलीकरण के रूप में पठित नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? दोस्तों राइट आंसर बताइएगा, इसका क्या होगा? कौन सा संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा
प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। यह सृजनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला। दोबारा से समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा था सृजनात्मक परिवेश के साथ कौन सा अनुकूल नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर था पहला। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। यह इसका राइट आंसर है। 26 देखेंगे। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। यह इसका राइट आंसर है। 26 का राइट आंसर जो कि दूसरा है, जो कि सही है। यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? बताइएगा दोस्तों, बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा कौन सी रणनीति देगी? एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, अन्वेषण एवं परिचर्चा, सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना। दोस्तों इसका राइट आंसर है अन्वेषण एवं परिचर्चा। दोस्तों रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? अन्वेषण एवं परिचर्चा यह बढ़ावा देगी, जो कि राइट आंसर है दूसरा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है? लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, या हम उम्र साथी को समझना, या स्वयं से प्रश्न करना। दोस्तों 28 का राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों चौथा, यानी सारे ऑप्शन सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, यानी लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझना और स्वयं से प्रश्न करना, जो कि अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? दोस्तों अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा बाह्य मोटिवेशन का एक उदाहरण है। बताइएगा 29 का राइट आंसर क्या है? 29 का राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर पहला, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं, जो कि बाह्य मोटिवेशन का एक उदाहरण है, जो कि राइट आंसर है इसका पहला। अगला प्रश्न देखेंगे। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइएगा दोस्तों क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर बताइएगा। यहाँ पर आपसे पूछा है एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, या केवल उदाहरण देने चाहिए, या केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, या उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? 30वें का दोस्तों राइट आंसर है चौथा, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, जो कि एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को करना चाहिए। यह इसका राइट आंसर है चौथा। 30वें का राइट आंसर है चौथा। तो दोस्तों ये थे सीटेट पेडागोजी के प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि आपके लिए आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा अच्छा सा, जो कि आप आगामी एग्ज़ाम में प्रश्नों को हल कर सकें। तो दोस्तों ऐसे ही हम सेट लाते रहेंगे आपके लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।